सभी को नमस्कार। सीजीएल 2025 की 14 सितंबर 2025 को जो तीनों शिफ्ट हुई थी उनमें से कुछ 15 इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। देखो, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर रहे हैं और बी और सी मिलकर इसको 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुल काम में कितना मान लूं? कुल काम इन दोनों का एलसीएम 16 और 12 का एलसीएम कितना है? 48। इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 4। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। अब देखो, टोटल काम है 48 काम हमें करने हैं। अब अगला कह रहा है कि ए और बी 5 दिन काम कर रहे हैं, यानी 5 दिन ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। दिन का वो एक 4 काम कर देते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 गुणा 4 बराबर 20 काम। अब देखो, ए ने तो यहाँ काम स्टॉप कर दिया और बी 7 दिन तक काम कर रहा है, यानी 5 दिन तो ए के साथ उसने काम कर दिया और बाकी जो बचे 2 दिन है वो किसके साथ काम करेगा? सी के साथ, क्योंकि सी 13 दिन काम कर रहा है। अब देखो, जब बी 2 दिन सी के साथ काम करेगा तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। यानी 2 दिन में कितने काम कर देंगे? 2 गुणा 3 बराबर 6। अब देखो, ये जो बचे हुए काम है वो सी कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? देखो, 2 दिन तो यहाँ काम कर रहा हो और 11 दिन यहाँ काम करेगा, टोटल 13 दिन काम कर रहा है। 11 दिन सी यहाँ काम करेगा। अब ये यहाँ कितने काम करने बच गए? 20 तो यहाँ कर दिए, 6 यहाँ कर दिए, यानी 22 काम करने बच गए। तो सी की कार्य क्षमता हम निकाल सकते हैं। सी 22 काम 11 दिन में कर रहा है, तो इसकी मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में 2 काम करने की। जब टोटल हमें 48 काम करने हैं तो सी 2 इसकी कार्य क्षमता है, तो कितने दिन में कर देगा सी? 48/2 बराबर 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 संख्याएं ऐसी है कि जब उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 180, 168 और 150 होते हैं। मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है, हमें बताना है। मैं 3 संख्याएं मान लो, ये ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। जब पहली 2 का औसत मैं तीसरी में जोड़ रहा हूं, यानी ए और बी का औसत कितना हो गया? a + b/2, संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, औसत आ जाता है। इसको मैं तीसरी संख्या में जोड़ रहा हूं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 180। और अगले 2 का औसत मैं इसमें जोड़ रहा हूं तो क्या प्राप्त होएगा? इस संख्या में अगले 2 का औसत जोड़ता हूं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 168। और इसी तरीके से ए और सी का औसत मैं बी में जोड़ूं तो हमें प्राप्त हो रहा है 150। अब देखो, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a + b + 2c बराबर 360, क्योंकि 2 पूरे का एलसीएम हो गया, फिर 2 इधर चला गया। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ? 2a + b + c बराबर 336। और इसको क्या लिख सकता हूँ? a + c + 2b बराबर 300। अब देखो, इन तीनों इक्वेशन को मैं अगर जोड़ूं तो यहाँ 2a है, एक ही हो गया तो 4a, ऐसे ही यहाँ 4b हो गए प्लस 4c बराबर कितना आ गया? 3660, 96 और 300, 300, 300, 900, यानी 996। 4 सारे में से कॉमन लेके इसमें भाग दे दूं तो a + b + c का मान आ जाएगा। a + b + c बराबर क्या है? 996/4। कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 36, यानी उन तीनों संख्याओं का योग आ गया हमारे पास 249। जब तो इनका योग आ गया तो इनका औसत भी हम निकाल देंगे। 249 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो इनका औसत आ जाएगा। कितना आएगा? 8 × 24 और 3 × 9, तो 83 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 2 वर्षों में रुपये 3136 हो जाती है। निवेश की गई राशि का 140% क्या है, ये हमें बताना है। हमें पता है चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है?
मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100/10/100 समय। मिश्र धन कितना दे रखा है? 3136 रुपये। मूलधन कितना है हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। x गुणा 100 प्लस दर, यानी 100 प्लस 12 112/100 की पावर समय। समय कितना है? 2 साल। जब इसको सोल्व करूं तो यहाँ क्या आएगा? 28, नीचे आ गया 25, यानी 3136 बराबर क्या है? x गुणा 784/625। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3136 गुणा 625/784। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मूलधन आ जाएगा 2500 रुपये। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस मूलधन का 140% क्या है, तो 2500 का 140% क्या हो गया? 2500 गुणा 140/100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? 10 बार गया 2500 हो गया, और 4 बार गया 1000 और हो गया, यानी 3500। 3500 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक कपड़े की दुकान ने 3 ड्रेस D1, D2 और D3 बेची, जिनकी बिक्री कीमत 5:6:7 के अनुपात में थी। उन्हें D1 पर 20% का लाभ, D2 पर 10% की हानि और D3 पर 30% का लाभ हुआ। पूरी बिक्री के लिए उनका अनुमानित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था, ये हमें बताना है। देखो, दुकानदार है वो 3 ड्रेस बेच रहा है, D1, D2 और D3। इनको किस अनुपात में बेच रहा है? 5:6:7। ये इनकी बेचने वाली कीमत का अनुपात है। क्यों ना मैं ये मान लूं कि D1 को वो 500 रुपये में बेच रहा है, D2 को 600 रुपये में बेच रहा है और D3 को 700 रुपये में बेच रहा है। मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी इजी रहेगी। अब देखो, इसको 500 में, इसको 600 में, इसको 700 में बेच रहे हैं, यानी टोटल कितने में बेच रहा है तीनों ड्रेसों को? 1800 रुपये में। D1 पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी D1 को उसने कितने में खरीदा होगा? 500 गुणा 100/120, D1 का क्रय मूल्य आ गया। D2 को इसने कितने में खरीदा होगा? D2 पे क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है, यानी D2 को इसने कितने में खरीदा होगा? 600 गुणा 100/90 में। और D3 पे 30% का लाभ हुआ, तो D3 को कितने में खरीद रहा होगा? 700 गुणा 100/130। अब इनको सोल्व करो। देखो, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120। 2500 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो क्या आएगा? 6 चौको 24, 6 कम 6 और 30 बच गया, 6 6 36, 416। अब देखो 416.6 आएगा ये। अब 600 में 9 का भाग दूं तो क्या आएगा? यहाँ जो आएगा वो हमारा मान आएगा 666.3। देखो, आपका कैलकुलेशन में ज्यादा समय खराब ना हो इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको। अब देखो, तीसरे का मान क्या आएगा? 538.46। अब देखो, इन तीनों को मैं जोड़ूं तो तीनों का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 1621.36। 1621.36 हमारा क्रय मूल्य आ रहा है इसका। अब देखो, 1800 की हमने चीज बेची और 1621 की खरीदी थी, तो हमें फायदा हुआ। कितना फायदा हो रहा है? 178.7 रुपए का। 178.7 रुपए का किस पे फायदा हो रहा है? 1621.36 पे। भाग दे दो 1621.36, गुणा कर दो 100 से, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पॉइंट हटा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएगा 10, इधर एक पॉइंट बच गया तो इधर आएगा 10, ठीक है। अब आप एक इसमें भाग देने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना मैं ये मान लूँ, देखो 1621 को मैं जब 10 बार भाग देता हूँ तो क्या आता है? 16,210। अब देखो, जब मैं 1620 को 12 बार गुणा करूंगा तो 19,000 कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है? 17,870। इसका मतलब, और 10 बार भाग दो तो क्या आता है? 16,210।
और 11 बार भाग दूंगा तब इसके करीब आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो व्यक्ति ए और बी एक साथ एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 घोड़े हैं जिन्हें वे 4 महीने तक चराते हैं। बी 6 महीने तक 24 गायों और 4 महीने तक 36 भेड़ों को चराता है। निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं। 3 घोड़े 6 गायों के बराबर हैं, 4 गायें 8 भेड़ों के बराबर हैं। ए को कितना किराया देना चाहिए ये हमें बताना है। देखो, ए और बी एक चारागाह किराए पे ले रहे हैं। ए तो 18 घोड़े चराता है 4 महीने के लिए, और बी 24 गाय चरा रहा है 6 महीने के लिए, प्लस 36 भेड़ और चरा रहा है। वो 36 भेड़ चरा रहा है 4 महीने के लिए। अब देखो, दोनों का मैं लाभ का अनुपात निकालूं तो यहाँ घोड़े गाय और भेड़ अलग अलग दे रखे हैं सारे। हमें इन दोनों का संबंध दे रखा है, घोड़े और गाय का और गाय और भेड़ों का ये संबंध दे रखा है। तो मैं क्यों ना घोड़ों को गाय में कन्वर्ट कर लूं और भेड़ों को भी गाय में कन्वर्ट कर लूं, तो ये सारे इक्वेशन एक जैसी हो जाएगी गायों में। अब देखो, जब 3 घोड़े 6 गाय के बराबर हैं, यानी एक घोड़ा 2 गाय के बराबर है, तो 18 घोड़े कितने गाय के बराबर हो गए? 36 गाय के बराबर। 36 गुणा 4 गाय। अब देखो, अनुपात 24 गाय 6 महीने के लिए चरा रहा है, यानी यहाँ कितनी हो गई? 144 गाय। अब देखो, 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर है, यानी एक गाय 2 भेड़ के बराबर है, यानी 36 भेड़ कितनी गाय के बराबर हो गई? 18 गायों के बराबर। और 18 चौकू 72, यहाँ 72 गाय आ गई। अब देखो, 120 और 24 144 गाय, तो ये इधर होगी। अब देखो, अनुपात 144 और 72 कितना होगा? 6 7 4 11 और 2 216। इनका अनुपात क्या आ जाएगा? अब देखो, इनको काटोगे तो क्या अनुपात आएगा? इनका अनुपात आएगा 2:3। अब देखो, टोटल किराए दोनों मिलके कितना दे रहे हैं? 5। तो ए कितना किराया देगा? 2/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो। नंबर 6 देखिए, रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रति किलो प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना थी। जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई थी। इस बदलाव में उसका बिल 40% बढ़ गया। प्रीमियम कॉफी की मूल मात्रा और साधारण कॉफी की मूल मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। रोहन ने 2 टाइप की कॉफी ऑर्डर करी थी, एक तो प्रीमियम थी, एक सिंपल थी, साधारण थी। अब देखो, शुरुआत में क्या ऑर्डर किया था इसने? प्रीमियम कॉफी का ऑर्डर किया था, वो 5 किलो किया था, और साधारण कॉफी का कुछ मात्रा में ऑर्डर किया था, हमें पता नहीं कितना किलो किया था, एक्स मान लो इसको। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि प्रीमियम कॉफी की जो कीमत है वो साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना है। क्यों ना मैं ये मान लूं कि साधारण कॉफी की कीमत 1 रुपए है, तो इसकी 3 गुना, यानी इसकी कीमत कितनी होगी? 3 रुपए। जब पहले जो ऑर्डर दे रहा था तो उसमें इसका बिल कितना बनता? 5 किलो प्रीमियम कॉफी वो 3 के भाव में लेता, तो कितने की लेता? 15 रुपए की। और x किलो 1 रुपए के भाव में लेता तो कितने की लेता? x रुपए की। ये उसका पहला बिल बनता उसका, अगर वो ऑर्डर सही आता तो पहले केस में ये बिल बनता। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या हो रहा है कि इनकी मात्रा आपस में बदल गई, ऑर्डर में गलती के कारण इनकी मात्रा आपस में बदल गई। तो x जो हो गई वो प्रीमियम कॉफी की मात्रा हो गई अब, और 5 किलो साधारण कॉफी की मात्रा होगी। तो अब जो बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है? जब x किलो प्रीमियम कॉफी 3 रुपए के भाव में खरीदेगा तो 3x रुपए में खरीदेगा, और ये 5 किलो 1 रुपए के भाव में कितने रुपए की पड़ेगी? 5 रुपए की। तो ये क्या हो गया इसका? दूसरी कंडीशन में इसका बिल ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो ये नया बिल जो बन रहा है ना, इस पुराने वाले बिल से 40% ज्यादा है। तो क्यों मैं ये लिख सकता हूँ 3x + 5, जो अब वाला बिल है वो जो पुराने वाला बिल होता उसका 40% ज्यादा, यानी कितना? 140/100 है इसका। इसको बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो, 20 7 140, 20 पंजो 100, 5 इधर ले आऊं तो 15x + 25 हो गया, ये बराबर 15 37 105 + 7x। 7x इधर जाएगा तो इधर क्या बच गया?
8x, और 25 इधर जाएगा तो इधर क्या बच गया 80। x की वैल्यू क्या आएगी 10। यानी साधारण जो कॉफी थी वो कितनी ऑर्डर कर रहा था शुरू में 10 किलो, इसकी क्या वैल्यू आएगी 10 किलो आ गई। अब इन दोनों का अनुपात बताना है हमें, इसकी 5 ऑर्डर कर रहा था 5 किलो और इसकी 10 किलो ऑर्डर कर रहा था, तो दोनों का अनुपात क्या आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म 4 के लिए ₹10, दूसरी किस्म 5 के लिए ₹12 और तीसरी किस्म 2 के लिए ₹5 खरीदता है। वह उन्हें 2:3:1 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी आमों को 3 के लिए ₹7 में बेचता है तो उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, हमें बताना है। तो मैं 3 प्रकार के वो आम खरीदता है, ए, बी और सी। पहली किस्म के 4 आम के लिए वो ₹10 देता है। पहली किस्म के 4 आम के ₹10 देता है, तो एक आम कितने का पड़ रहा है उसको 10/4 यानी ₹2.5 का। और देखो दूसरी किस्म के आम के 5 आम के लिए वो ₹12 देता है। 5 आम के लिए वो ₹12 देता है, तो एक आम उसको कितने का पड़ रहा है 5/12 यानी ₹2.4 का। और तीसरी किस्म के लिए 2 के लिए वह ₹5 में खरीद रहा है। वो तीसरी किस्म के 2 आम वो ₹5 में खरीद रहा है, यानी एक आम कितने में खरीदता ₹2.5 में। अब देखो इन सभी तीनों टाइप के आमों को वो मिलाता है और किस अनुपात में मिलाता है 2:3:1 में मिलाता है। इन तीनों को मैं मिला रहा हूँ 2:3:1 में। क्यों ना मैं ये मान लूँ कि पहले के मैं 2 आम ले रहा हूँ, यानी पहले के मैं 2 आम ले रहा हूँ तो मेरे को कितने में पड़ रहे हैं ये ₹5 में, प्लस दूसरी के मैं 3 आम ले रहा हूँ तो दूसरी के 3 आम कितने में पड़ेंगे, जब एक ₹2.4 का पड़ रहा है तो 3 आम कितने के पड़ेंगे ₹7.2 के। अब देखो तीसरी किस्म का एक ही आम ले रहा हूँ, एक कितने का पड़ रहा है ₹2.5 का। यानी टोटल मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इन सभी 6 आमों की मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ रही है 5 + 7.2 + 2.5 बराबर क्या आएगा ₹14.7। ये मेरे को कॉस्ट पड़ रही है इनकी। अब देखो मैं इनको बेच किस भाव में रहा हूँ कि इन मिलाए हुए आमों को 3 के लिए ₹7 में बेच रहा है, यानी 3 आमों को ₹7 में बेच रहा है। तो यहाँ कितने आम है, यहाँ है 6 आम। जब 3 को 7 में बेच रहा है तो 6 को कितने में बेचेगा ₹14 में। अब देखो 14.7 में तो खरीदा था, बेच रहा है ₹14 में, इसका मतलब हानि हो गई। कितने की हानि हो गई ₹0.7 की हानि होगी। 0.7 की हानि हो गई, कितने पे हुई 14.7 पे हुई, क्योंकि 14.7 का खरीदा था। हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा गुणा 100 कर लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो कितना हानि कितनी आ जाएगी, ये आएगी आपकी हानि 4.76% की। इसको सोल्व करोगे तो 4.76% की हानि आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। उसने खरीदार को 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी। यदि उसे ₹400 की हानि हुई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यह हमें बताना है। देखो क्यों ना मैं ये मान लूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 था। उस वस्तु का जब क्रय मूल्य ₹100 था तो जो अंकित मूल्य कर रहा है वो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा कर रहा है, यानी अंकित मूल्य क्या होगा ₹125। अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना आएगा ₹125। अब देखो अब इस 125 पे वो 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट दे रहा है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 125 पे 10% की छूट दे दी तो कितना हो जाएगा यहाँ विक्रय मूल्य गुणा 90/100, और 20% की और छूट दे दी तो विक्रय मूल्य अब क्या हो जाएगा गुणा 80/100। जब आप इसको सोल्व करोगे 25×5 125, 25×4 100, 20, 5 से 5 कट गया, यानी ₹90 इसका विक्रय मूल्य आएगा। उस वस्तु को मैं खरीद कितने में रहा था, क्रय मूल्य कितना था उसका ₹100 माना था मैंने, यानी मेरे को हानि हो गई, कितने की हो रही है ₹10 की हानि हो रही है। अब वास्तव रूप में मेरे को कितने की हानि हो रही है ₹400 की हानि हो रही है, यानी 10 बराबर क्या है 400, तो 1 बराबर क्या आएगा 40। ₹1 की वैल्यू 40 के बराबर है, तो उसका अंकित मूल्य 125 मान रखा है मैंने, तो 125 की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 × 40, ये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। 125 को 40 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा ₹5000।
₹5,000 इस वस्तु का अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ड्रम में 3 रसायनों का मिश्रण है, पी, क्यू और आर, जिनका अनुपात 3:5:2 है। इस मिश्रण के 30 लीटर निकाले जाते हैं और फिर ड्रम में 12 लीटर रसायन पी और 8 लीटर रसायन क्यू डाले जाते हैं। यदि रसायन क्यू की परिणामी मात्रा रसायन क्यू पी की परिणामी मात्रा से 20 लीटर अधिक है, तो ड्रम में मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा लीटर में क्या थी, हमें बतानी है। देखो, एक ड्रम है, इसमें पी, क्यू, आर और 3 रसायन है ये, ठीक है। पी, क्यू, आर 3 रसायन है, इनका अनुपात दे रखा हमें 3:5:2 है। अब क्यों ना मैं ये मान लो कि इस ड्रम में रसायन पी तो है 3x, क्यू है 5x और आर है 2x, अनुपात वही रहेगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ड्रम में से 30 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लिया, 30 लीटर बाहर निकाल लिया। 30 लीटर बाहर निकाल लो चाहे, लेकिन अभी भी उसमें पी, क्यू और आर का अनुपात तो वही रहेगा जो पहले था, 3:5:2। अब देखो, अनुपातों की दुनिया में रसायन पी, क्यू और आर का जब योग करूं तो टोटल कितना आ रहा है, 10। 10 किसके बराबर है, 30 लीटर के, यानी 1 बराबर 3 लीटर के। जब 1 बराबर 3 लीटर है तो रसायन पी की मात्रा इसमें कितनी हो गई, 9 लीटर, और क्यू की मात्रा कितनी होगी, 15 लीटर, और आर की मात्रा कितनी होगी, 6 लीटर। इन तीनों का टोटल 30 ही आ रहा है। अब देखो, जब 3x लीटर इसमें रसायन क्यू था, अब इस 3x में से 9 लीटर घट गया, तो अब रसायन पी कितना बच गया, 3x माइनस 9 लीटर। अब देखो, क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि 12 लीटर रसायन पी और डाल रहा है वो इसमें, तो अब जो रसायन पी की परिणामी मात्रा कितनी आएगी, +12 कर दो, यानी कितनी आएगी, 3x प्लस 3 लीटर। अब देखो, ये आ गई हमारी पी की परिणामी मात्रा। क्यू की परिणामी मात्रा क्या आ जाएगी, क्यू पहले कितना था, 5x लीटर, 5x में से 15 लीटर चला गया, बाहर निकल गया 15 लीटर। और अगला कह रहा है कि बाद में वो 8 लीटर क्यू और डाल देता है, तो अब जो क्यू की परिणामी मात्रा वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5x माइनस 7 लीटर। अब देखो, ये जो परिणामी मात्रा क्यू की है ना, ये पी की परिणामी मात्रा से 20 लीटर अधिक कह रहा है वो, यानी कि 5x माइनस 7 की वैल्यू है ना, इससे 20 ज्यादा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 हो गया। अब देखो, 5x माइनस 7 में से अगर मैं घटा दूं 3x प्लस 3 लीटर, तो इन दोनों का अंतर है 20 लीटर। अब देखो, 5x ये हो गया, 3x प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ क्या बच गया, 2x, और ये माइनस इधर गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर क्या है माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा, 10 बराबर 20। 2x बराबर क्या आएगी, 30। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 15। जब x की वैल्यू 15 आ गई हमारे पास, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि पी, क्यू, आर की मात्रा कितनी थी। x की वैल्यू 15 हो गई, तो इसका मतलब p की मात्रा इसमें कितनी थी, 45 लीटर। q की मात्रा कितनी आएगी, 15×5 75 लीटर, और r की मात्रा क्या आएगी, 15×2 30 लीटर। अब टोटल मिश्रण शुरू में कितना था, इन तीनों का योग कर दो, कितना था, 45 और 75 कितना होगा, 120, 120 और 30 150 लीटर। तो 150 लीटर हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 10 देखिए, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार सजावटी दीवार घड़ी की डिजाइन ऐसी है कि एक जीवा परिधि पर 2 बिंदुओं को जोड़ती है। यह जीवा 2 त्रिज्याओं के साथ घड़ी के मुख्य केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। इस जीवा द्वारा निर्मित एक छोटे खंड को एक विपरीत रंग से रंगा गया है। यह छोटा रंगा हुआ खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दर्शाता है। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.732 का प्रयोग करें। देखो, एक घड़ी दे रखी है हमें, इस घड़ी में एक जीवा दे रखी है जो परिधि पे 2 बिंदुओं को जोड़ती है। ये एक, इसके अंदर एक जीवा है जो परिधि पे 2 बिंदुओं को जोड़ रही है, ठीक है। और ये जीवा इस केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बना रही है। इस वृत्त की जो त्रिज्याओं के साथ इस घड़ी के मुख्य केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बना रही है, ये देखो। और इस जीवा द्वारा निर्मित एक छोटे खंड को एक विपरीत रंग से रंगा गया है। ये जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। ये छोटा वाला खंड हो गया और ये बड़ा वाला, ये छोटे वाले खंड को एक विपरीत रंग से रंग दिया।
क्वेश्चन में अगला ये कह रहा है कि ये छोटा रंगा हुआ खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट दर्शाता है, यानी जो इसका एरिया है वो घड़ी के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। अब देखो, जीवा वृत्त के केंद्र पर इसकी त्रिज्याओं के साथ मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री, हर कोण 60 डिग्री है इसका। अब देखो, ये एक त्रिज्याखंड नहीं हो गया, ये एक त्रिज्याखंड हो गया, ये पूरा एक त्रिज्याखंड है। कितने डिग्री कोण वाला त्रिज्याखंड है ये? 60 डिग्री कोण वाला त्रिज्याखंड है। तो अब देखो, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 20। पाई का मान ले रहा है 3.14। 20 इसकी वैल्यू दे रखी है आर की, तो गुणा 400। अब देखो, इसको मैं क्या लिख दूं? 314 गुणा 4। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी पूरी घड़ी का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं और फिर इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से मैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास। देखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 60, यानी 60 बटा 360। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, 1256 है। ये क्या होगा? 6 बार भाग चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12। अब देखो, 5 उतारा नीचे तो भाग नहीं गया, टूटे भाग की शून्य निकाल ली। अब 56 बच गया, तो 6 निमा 54 और आगे 2 बच गया, तो 6 3 18, 3 3 3 ऐसे जाता जाएगा भाग। तो इसको क्या लिख दूं मैं? 209.3 लिख दिया मैंने, मान लो। अब देखो, इसका त्रिज्याखंड का एरिया आ गया 209.3। अब मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? इसकी त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या। वर्ग की त्रिज्या हमें दे रखी है 20। तो इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आएगा? √3/4 गुणा 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। ये कितनी बार भाग चला गया? 100 बार, यानी 100√3। इसको √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.732, तो इसका क्या मान आएगा? 173.2। इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया आएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, ये इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो इस छोटे वाले खंड का हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये देखो, 209.3 में से मैं 173.2 घटाऊं तो क्या आएगा? 36.1। ये इस खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो 36.1 इस पूरी जो घड़ी है इसके क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो पूरी घड़ी का कितना क्षेत्रफल है हमारे पास? 1256। इसको गुणा कर दो 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा ये कितना परसेंट है। तो इसमें जब 36.1 को मैं क्या लिख दूं? 3610 बटे 1256, तो भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2.87 कुछ आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.88, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नंबर 11 देखिए, एक बैग में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाएं तो लाल, नीले और हरे मार्बल का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। डाले गए हरे मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक बैग है, इसमें लाल, नीले और हरे मार्बल दे रखे हैं। इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है हमें 3:4:6। अब क्यों ना मैं मान लो कि उस बैग में 3 अक्ष तो थे लाल मार्बल, 4 अक्ष थे नीले मार्बल और 6 अक्ष थे हरे मार्बल। अगला क्या कह रहा है कि इस बैग में 20 लाल मार्बल और डाले और 15 नीले मार्बल और डाले और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल और डाले तो इनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है। हरे मार्बल वो अज्ञात संख्या में डालता है, तो मैं ये मान लेता हूं कि वो जो अज्ञात संख्या थी वो P थी। ठीक है, अब देखो, जब मैं 3 अक्ष पहले मार्बल थे उस बैग में, इन 3 अक्ष में मैं 20 मार्बल और डाल दूं और जो नीले मार्बल हैं 4 अक्ष, इनमें मैं 15 मार्बल नीले मार्बल और डाल दूं
तो लाल और नीले मार्बल का अनुपात क्या हो रहा है, 4:5, यानी 3x + 20 बटा 4x + 15 किसके बराबर है, 4/5 के। अब इनको मैं वज्र गुणा कर लूँ तो क्या आएगा, 15x + 100 किसके बराबर, 16x + 60 के। ये 15x मैं उधर भेज दूँ, 60 इधर भेज दूँ, तो x बराबर क्या आएगा, 40। यानी x की वैल्यू जब मैंने 40 निकाल ली तो शुरू में लाल मार्बल कितने थे थैले में, 40 × 3 120, और ये कितने हो गए 160, और हरे मार्बल शुरू में कितने आएंगे 240। ये शुरू में जो थैले में मार्बलों की संख्या थी वो मैंने निकाल ली। अब देखो ये जो नीले 160 मार्बल थे, इनमें मैं 15 नीले मार्बल और मिला दूं, और जो पहले 240 हरे मार्बल थे इनमें अज्ञात संख्या में मैं हरे मार्बल और डाल दूं, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, 5:7 हो रहा है। यानी इसके बटा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7। जब मैं इन दोनों को आपस में वज्र गुणा करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 175, 175 को मैं जब 7 से गुणा करूं तो क्या आएगा 1225, बराबर 240 को मैं 5 से गुणा करूं तो क्या आएगा 1200 प्लस 5p। 5p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5×25, p की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी 5 हमने हरे मार्बल इसमें और डाले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक फर्नीचर स्टोर रुपए जेड में एक डाइनिंग टेबल बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। त्योहारी सीजन के दौरान वे उसी टेबल का अंकित मूल्य बढ़ाकर 1.6 जेड कर देते हैं, फिर वे इस बढ़े हुए अंकित मूल्य पर 20% की विशेष छूट देते हैं। त्योहारी सीजन के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये मैं बताना है। देखो क्यों ना मैं ये मान लूं जो उस डाइनिंग टेबल थी उसका मैं क्रय मूल्य 100 मान लूं। अब देखो इस डाइनिंग टेबल को मैं 25% लाभ पे बेचूं तो कितने पे बेचूंगा, 125 रुपए में, यानी कि जेड की वैल्यू 125 आ गई। जेड की वैल्यू 125 आ गई। जब स्टोर जेड रुपए में बेचता है तो 25% का लाभ होता है, यानी जेड की वैल्यू 125 आ गई। अब देखो त्योहारी सीजन के दौरान उसी टेबल का अंकित मूल्य बढ़ाकर 1.6 जेड कर देता है, यानी 125 का 1.6 कर देता है, यानी कितना कर देता है उसका अंकित मूल्य 200 रुपए। अब देखो इस 200 पे वो 20% की विशेष छूट देता है त्योहार के कारण, तो इस 200 की 20% की छूट देगा, यानी 200 पे कितने की छूट दे देगा, 200 का 20/100 यानी 40 रुपए की छूट दे देगा। यानी उसको कितने में बेचेगा वो, विक्रय मूल्य क्या आएगा इसका 160 रुपए, यानी 100 रुपए की शुरू में चीज खरीदी थी 160 में बेची तो कितना लाभ हो गया 60 रुपए। परसेंटेज में निकालो 60/100 × 100 यानी 60% का हमें लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नंबर 13 देखिए, ए अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले 18 दिनों में। ए और बी रुपए 7200 में काम करने के लिए सहमत होते हैं। सी की मदद से वे इसे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी को कितना भुगतान करना चाहिए, देखो एक अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है, लेकिन इनने सी की मदद से वो काम 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कुल काम कितना मान लूं मैं, तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 12, 18 और 5 का एलसीएम कितना होगा 180। ए की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई 15, बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 10, और ए बी और सी तीनों की मिलकर कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई 36। अब देखो जो उनको टोटल रुपए मिल रहे हैं वो उसी हिसाब से बटेंगे जितनी इनकी कार्य क्षमता, उसी हिसाब से जो जिस हिसाब से जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से वो पैसे लेगा। अब देखो जब ए बी और सी की कार्य क्षमता 36 है तीनों की मिलके, और ए और बी की कार्य क्षमता दोनों की मिला के कितनी हो गई 25। जब इन तीनों की में से मैं इन दो की घटा दूं तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी हमारे पास, सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 11। अब देखो कुल 7200 रुपये मिल रहे हैं, यानी 36 बराबर 7200 के, तो एक बराबर क्या आएगा 200 के। तो सी की कार्य क्षमता क्या है 11, तो सी को इस कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे मिलेंगे, यानी 11 बराबर क्या होगा 11 × 200 बराबर 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
यदि टेन ए बराबर कोट 2a माइनस 30 डिग्री है तो ए का मान क्या है हमें ज्ञात करना है। देखो टेन ए बराबर ये दे रखा है हमें, तो टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, यानी यहाँ कोट 90 माइनस ए किसके बराबर है, कोट 2a माइनस 30 डिग्री के। तो 90 माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a माइनस 30, तो 30 इधर आ जाएगा तो 120 हो गया, यानी 3a बराबर 120। ए की वैल्यू क्या आएगी, 40। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। साइन ए प्लस कोस ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए, तो टेन ए का मान क्या है हमें बताना है। देखो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, साइन ए प्लस कोस ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए। इस साइन ए को मैं इधर ले आऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए माइनस साइन ए। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 माइनस 1, साइन ए को मैं कॉमन करके बाहर ले आऊं तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो कोस ए को मैं यहाँ ले जाऊं इसके नीचे और अंडर रूट 2 माइनस 1 को इधर ले आऊं, तो साइन ए और साइन ए अपॉन कोस ए बराबर क्या आएगा, 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस 1। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। टेन ए की वैल्यू आ गई 1 बटा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ऑप्शन में तो ये ऐसा कहीं दे नहीं रखा, तो क्यों ना मैं इसको ऊपर नीचे अंडर रूट 2 प्लस 1 से मैं गुणा कर दूं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ऊपर आ गया अंडर रूट 2 प्लस 1, ए स्क्वायर कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस बी स्क्वायर 1। समीकरण की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2 प्लस 1, यानी टेन ए बराबर क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया।